Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a हेलो बच्चों पहाड़ी, क्या हाल चाल हैं। अब हम लोग आज इस चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और इस पार्ट 2 में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि आपको अगर नोट्स चाहिए, जितने भी मैंने इस पीपीटी में लिखे हुए हैं आपको मेरे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे। डाउनलोड कैसे करना है हमारा एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब नाम से हमारा एप्लीकेशन लिस्टेड है। एंड आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है लाइव क्लासेस के अंदर, जो कि पेड क्लासेस होंगे, इसके अंदर स्टडी मटेरियल आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप फतेह में भी इनरोल कर सकते हैं अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं। तो चलो भाई, मोटा माटी बात यह है कि आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब जब भी कोई लॉ आता है तो उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख कर आना पड़ता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल पोर्शन जो होने जा रहा है वो है इसका डायग्राम। तो आराम से दिल थाम के बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और मेरे साथ साथ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, 100% पेपर में आएगा। कोई इफ बट है ही नहीं कि यह क्वेश्चन ना आए, पेपर में आना ही आना है, किसी भी रूप में पूछा जाएगा। चलो भाई आओ मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे सभी लोग। यहां लिखेंगे यूनिट्स, यहां बनाएंगे हम टोटल प्रोडक्ट, फिर यहां लिखेंगे यूनिट्स या आउटपुट, यहां लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। चलो मेरे साथ साथ बनाएंगे सारे के सारे बच्चे, ठीक है ना। चलें मैं बनाता हूं। ये हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। अब मैं आपको हिंट देता हूं, जहां पर टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट है वहां से एक लाइन खींचो, वहां से लाइन खींची, फिर जहां से ये यहां इस जगह से लाइन खींचो, खींचा, और जहां से ये स्लोप चेंज हो रहा था यहां से लाइन खींचो। ऐसे खींचो सभी लोग, जल्दी जल्दी खींचो। इस पॉइंट को बोलो L1, इस पॉइंट को बोलो L2, इस पॉइंट को बोलो L3। मार्क कर दो L1, L2, L3। अब कुछ बात बहुत ध्यान से देखना, इस पॉइंट को बोल रहे हैं हम लोग पॉइंट नंबर M, यहां से एक बना दो टेंजेंट। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसलिए क्योंकि यहां से स्लोप ऑफ टीपी चेंज होता है, इसलिए इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब सब बच्चे एमपी ध्यान से बनाना। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एमपी हमारा हाईएस्ट आएगा और फिर हमारा एमपी जहां पर ये हाईएस्ट है, टीपी वहां पर 0 हो जाएगा। ये बन गया हमारा एमपी कर्व। क्या बात समझ में आ रही है। एपी कैसे बनेगा, एपी 0 से शुरू होगा और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर कट करेगा एमपी को, फिर वहां से फॉल होने लगेगा। दिस इज योर एपी कर्व। बहुत ध्यान से याद रखना, जो L3 के बियॉन्ड है ये होती है स्टेज 3, ये होती है स्टेज 3। L2 से L3 स्टेज 2 और L2 से पहले स्टेज 1 ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा। किस तरह से बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है। इस पॉइंट को मार्क कर दो M से, इस पॉइंट को मार्क कर दो A से, साथ में एक टीपी कर्व भी बना दो, बिकॉज टीपी कर्व भी हमारी किताबों में बनाकर दिया है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बना है। एक ये शेडेड लाइन बना देंगे, टीपी कर्व बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं। एक शेडेड लाइन बना देंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 स्टेजेस से मिलकर बना है। डायग्राम अच्छे समझ में आ रहा है तुमको। 3 स्टेजेस से मिलकर बना है। एक एक करके सारी स्टेज को समझते हैं। पहली स्टेज देखते हैं, पहली स्टेज देखते हैं, फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ के ऊपर। पहली स्टेज है हमारी बच्चा पार्टी लॉ ऑफ या स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या नाम है इसका, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इस स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड सब्सिक्वेंटली इट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग में टीपी बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, लेकिन लेटर ऑन टीपी हमारा उतनी तेजी से इंक्रीज करना बंद कर देता है।
इसी स्टेज में क्या होता है, एमपी इंक्रीजेस एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एमपी बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है और उसके बाद फॉल करने लगता है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए डायग्राम से। तीसरी बात, इन दिस स्टेज एपी इंक्रीजेस थ्रू आउट एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम। पहली ही स्टेज में एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। बात समझ में आ रही है? क्या यही 3 पॉइंट आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आ रहा है? क्या बोला, पहले टीपी तेजी तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। पहली स्टेज में एमपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, फिर फॉल होने लगता है। पहली स्टेज में एपी बढ़ता है और अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है। यही तो मैंने बात समझाई आपको, है कि नहीं बात? अगली स्टेज देखा जाए, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किसे बोलते हैं, आओ देखो। सेकंड स्टेज है बच्चा पार्टी हमारी, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में क्या होता है, टीपी धीरे धीरे बढ़ता है, टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली रीचेस इट्स मैक्सिमम। सेकेंड स्टेज में टीपी धीरे धीरे बढ़कर अपने मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाता है। फिर क्या हो रहा है, इन दिस स्टेज एमपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड रीचेस 0। क्या होता है सेकेंड स्टेज में, एमपी लगातार फॉल करता रहता है और अपने 0 को टच कर देता है। इसी स्टेज पे क्या होता है, एपी कंटिन्यूज टू फॉल, एपी लगातार फॉल होता ही रहता है। अब जरा ये बात मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं। सेकंड स्टेज जो ये L2 से L3 है, टीपी बढ़ता है धीरे धीरे और अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है। एमपी फॉल होके अपने 0 को टच करता है और सेकंड स्टेज में एपी कंटिन्यूज टू फॉल। समझ में आ रही है? थर्ड स्टेज के ऊपर आते हैं बेटा। थर्ड स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स क्यों? बिकॉज इस स्टेज में टीपी फॉल होना शुरू करता है और एमपी नेगेटिव बन जाता है। इस स्टेज में टीपी फॉल होना शुरू करता है एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड एपी कंटिन्यूज टू फॉल। एपी कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, एपी बस फॉल करता रहता है। चलो इसी बात को डायग्राम के थ्रू समझाऊं। थर्ड स्टेज देखो, टीपी मैक्सिमम पॉइंट से फॉल होने लगा, एपी भी फॉल हो रहा है और एमपी नेगेटिव बन गया। इसीलिए इस स्टेज को लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। और बेटा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये तीनों स्टेजेस मर्ज होकर बनती हैं, तो तीनों स्टेजेस को कंबाइन हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब आते हैं और अब देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या कह रहा है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहना क्या चाहता है, as more and more units of variable factors are applied to a given quantity of fixed factor, TP may increase at an increasing rate initially, but eventually it will increase at a diminishing rate। कहना क्या चाहता है कि जब बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ कंबाइन किए जाते हैं तो स्टार्टिंग में टीपी तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन इवेंचुअली टीपी धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। इस चीज को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ। और हर लॉ किसी ना किसी अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का अजम्पशन क्या है, आओ देखते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड कांस्टेंट, मतलब कोई टेक्नोलॉजी में नया चेंज नहीं आएगा, जो टेक्नोलॉजी है वही टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। सेकंड, इट इज अज्यूम्ड दैट सम इनपुट्स आर केप्ट फिक्स्ड व्हाइल अदर्स आर वेरिड, कुछ इनपुट्स को फिक्स माना गया है, बाकी सारों को वेरिएबल माना गया है। तीसरा क्या लिखा है, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस एंड आर इक्वली एफिशिएंट, सारे जो इनपुट्स यूज किए जा रहे हैं वो होमोजीनियस मतलब एक जैसे हैं और इक्वली एफिशिएंट मतलब उनका आउटपुट भी बराबर बराबर है। तो ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में लिखकर क्या आना आता है, सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखेंगे, फिर असम्पशन लिखेंगे, फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करेंगे। अब आजकल बड़ा एक स्पेशल क्वेश्चन आने लग गया है कि यार आपको एक शेड्यूल दिया होगा और बोला जाएगा कि मार्क करो कहां से कहां तक स्टेज नंबर 1 है, कहां से कहां तक स्टेज नंबर 2 है और कहां से कहां तक स्टेज नंबर 3 है। यार ये सेम शेड्यूल हम लोगों ने पार्ट 1 में सॉल्व किया था। आओ जरा देखते हैं कि स्टेज को कैसे पहचाने। यार मैंने पहली स्टेज देखो, सबसे आसान बताऊं, पहली स्टेज और दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज में सबसे आसान होता है तीसरी स्टेज को पहचानना, बिकॉज तीसरी स्टेज होती है नेगेटिव रिटर्न्स, जहां से एमपी नेगेटिव शुरू हो रहा है वो स्टेज नंबर 3 है। तो ये देखो यहां से एमपी नेगेटिव शुरू हो रहा है, तो ये 10 और 11 यूनिट्स स्टेज नंबर 3 है। अब स्टेज नंबर 1 देख लो, स्टेज नंबर 1 में क्या होता है, एपी अपने मैक्सिमम को टच करता है। एपी मैक्सिमम कहां है, एपी मैक्सिमम ये है 130, तो यहां तक स्टेज नंबर 1 हो गई। इसका मतलब जो बीच में बची वो स्टेज नंबर 2 हो गई।
क्या बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यूज में या कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन में कि कहां पर स्टेज 1 है, कहां पर स्टेज 2 है, कहां पर स्टेज 3 है। अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चा पार्टी, वो है यार इसके कॉजेज क्या हैं, यार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कॉजेज क्या हैं, इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर हम डिटेल में आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न्स के कॉजेज क्या हैं। मैंने आपके सामने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मान लो मेरे पास 3 मशीनरी है, M1, M2 और M3, और हर मशीन पर मैंने, अब देखो मशीन क्या हो गया, फिक्स फैक्टर हो गई। मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर। मशीन क्या है, फिक्स फैक्टर। और उसके ऊपर जो लेबर काम कर रहा है ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर। मैंने क्या बताया, हर मशीन पर मैंने एक एक बंदा लगा रखा है, और मैं ये बोल सकता हूं ना कि पूरी सारी मशीनरी मेरी ऑप्टिममली यूटिलाइज हो रही, मतलब फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर हो रहा है। जब हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बड़ी तेजी से ग्रो करेगा। पहला स्टेज, पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब हमको पता है कि एक मशीनरी पर एक लेबर काम करेगा, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो वहां पर एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। अब आते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉजेस समझने के लिए। इसका पहला पॉइंट लिखा है डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। देखो अभी तक हर मशीनरी पर एक लेबर काम कर रहा था ना, अब मैंने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, एक एक लेबर और डाल दिए। जब लेबर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पहले से बढ़िया प्रोपोर्शन चल रहा था, पहले से बढ़िया तरीके से आपके सारे फिक्स फैक्टर यूटिलाइज हो रहे थे, अब वो यूटिलाइज होना बंद हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, टीपी बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो यहां पर निकल कर आती है वो होती है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कहना क्या चाहते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो एक लेबर है, जो एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर उसके बराबर का एफिशिएंट नहीं होगा। ऐसे तुम भी समझो ना, एक लेबर ए है, एक लेबर ए है बाबू, और एक लेबर बी है, दोनों की एफिशिएंसी क्या बराबर हो सकती है, नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकती, दोनों लोग अलग अलग हैं। वैसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इनपुट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी अलग अलग है। ठीक है ना बेटा। अगली बात पर आते हैं। अगला थर्ड स्टेज और जो लास्ट स्टेज है वो है कॉजेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स में क्या होता है, अब मैंने वेरिएबल फैक्टर और बढ़ा दिया, तीसरा मैंने लेबर यहां पर डाल दिया हर मशीनरी पर, तो जरूरत से ज्यादा जब लोग हो जाएंगे, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मैनेजमेंट प्रॉब्लम आने लगेगी और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे और प्रोडक्शन फॉल करने लगेगा। ठीक है ना। सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में देखा था नेगेटिव रिटर्न्स में मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एक आदमी बोलेगा तुम करो, दूसरा बोलेगा तुम करो, तीसरा बोलेगा तुम करो, ये वाली प्रॉब्लम आने लग जाएगी। चलो भाई हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, और लास्ट टॉपिक है हमारा कि किस स्टेज में प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है कि प्रोड्यूसर वुड लाइक टू ऑपरेट इन स्टेज नंबर 2। क्यों स्टेज नंबर 2 पर, बिकॉज स्टेज नंबर 2 पर प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, टीपी मैक्सिमम पर होता है, और जब प्रोडक्ट का प्रोडक्शन मैक्सिमम पर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो यहां लिखता है मैंने, ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन firm would want to produce in stage number 2. Under no circumstances a rational producer would want to operate in stage number 3, because वहां पर MP नेगेटिव है, नेगेटिव रिटर्न्स होता है, TP फॉल होता है। A rational producer would not like to operate in stage number 1 because throughout this stage AP is rising. प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, इसलिए स्टेज नंबर 1 पर भी हमको कंक्लूड नहीं करना है। जाते जाते एक टॉपिक और लिख लेते हैं, रिटर्न्स टू स्केल क्या है। भाई लॉन्ग रन में सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, तो जैसे शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, वैसे लॉन्ग रन में रिटर्न्स टू स्केल होता है। अब रिटर्न्स टू स्केल में भी 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिमिनिशिंग। इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है, मान लो मैंने इनपुट बढ़ाए 10% से और आउटपुट बढ़ रहा है 25% से, उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब इनपुट कम प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं, आउटपुट ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, अगर मैंने इनपुट बढ़ाए हैं 10% से, आउटपुट भी मेरा 10% से ही बढ़े, उसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैसे बोलेंगे, मान लो मैंने इनपुट बढ़ाया है 10% से और आउटपुट मेरा सिर्फ 8% से ही बढ़ रहा है, तो उसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो कि मैंने यहां पर लिखा है। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज मोर देन इंक्रीज इन इनपुट।
कांस्टेंट मतलब इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू इंक्रीज इन इनपुट, और डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीज इन इनपुट इज इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन इंक्रीज इन इनपुट। सेम बात क्या लिखा है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज साइमल्टेनियसली इन द same proportion, the way total output changes due to change in the scale of production is known as returns to scale। returns to scale लॉन्ग रन में होता है, मतलब यहां पर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होगा। जाकर ये नोट्स डाउनलोड कर लो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ में मुझे ये भी बताओ कि यार तुम्हारा हाफ ईयरली में कितना सिलेबस आ रहा है, बीट अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के अंदर, जिसमें मैं आपको बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूं। सो विश यू लक, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।